हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लासेस में हम बात कर रहे थे लेसन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फिजिक्स के वो क्वेश्चंस जो शुरू में जाते ही तुम्हें पेपर में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें ऑप्शंस होते हैं, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। वही क्वेश्चंस आपको वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति में लाएंगे। कई बच्चे शुरू में ही उन क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करेंगे। इससे होगा क्या, जिनको सीधा सीधा आंसर पता है या फिर जिनको करेक्ट आंसर पता है वो वहां पर टिक मारेंगे, आंसर लिखेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन जरा भी आप कंफ्यूज हो गए, मतलब कहने का मतलब है कि सीधा यदि आपको आंसर मिल गया तो बढ़िया बात है, सवाल पढ़ा, आंसर मिला, आपने टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव कर जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर आप चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको आंसर नहीं मिला या फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ऑप्शन ए सही हो सकता है कि बी सही हो सकता है कि सी सही हो सकता है, उस स्थिति में सबसे पहले यह होगा कि आप आंसर को ढूंढने में टाइम लगाएंगे। और शुरू में आपको लगेगा कि तो काफी टाइम है, और लास्ट में आप आगे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे तब तक टाइम पूरा हो जाएगा और बड़े क्वेश्चन आपके छूटने की स्थिति में आ जाएंगे। हाथों की स्पीड इतनी तेज नहीं होगी, हाथ दर्द करने लगेंगे, ठीक है, तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा जल्दबाजी में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बड़े क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करिए, पहले बड़े क्वेश्चन कर लीजिए ताकि थोड़ा चैन की नींद आए, आराम से सुकून रहे, ठीक है। इन्हीं वहां सो जाओ, नींद आए, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सुकून आ जाए, आपको दिल एकदम शांत हो जाए कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए आपका और आपको लगे कि हाँ भाई मेरा पेपर सही स्थिति में जा रहा है। लास्ट में क्या होगा कि जल्दबाजी में यदि ऑप्शंस भी रहेंगे ना तो आप ए बी सी फटाफट लिख भी दोगे ना तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। एक और फायदा मैं बताता हूं इसका, जब आप बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो उन्हीं में से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप बड़े क्वेश्चंस करके छोटे क्वेश्चंस पे आते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज ना होकर सीधे सीधे आंसर ले आते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है आप पीछे लिख चुके हो उसी टॉपिक, जो टॉपिक आपका बड़ा क्वेश्चन आया है उसी टॉपिक में से कोई छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन जब आप शुरुआत छोटे क्वेश्चन से करते हैं, आप थोड़े भी कंफ्यूज होते हैं तो गलत ऑप्शन लगा लेते हैं, टिक कर लेते हैं, गलत ऑप्शन लिख आते हैं, गलत फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं और आपका नंबर चला जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आप बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और छोटे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए हमने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपको 2-4 दिन है एग्जाम के, आपको याद रह जाए और वहां पे आपके शुरुआत के जो ऑप्शंस वाले हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले वो क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, आज मेरे हिसाब से ये लास्ट वीडियो हो सकता है। यदि लंबा खिंच गया तो एक वीडियो और मिलेगा आपको, ठीक है। छोटे वीडियो बनाता हूं मैं लगभग 30 मिनट के आसपास के, ताकि आप भी बोर ना हो। ये वीडियोस आपके लिए पढ़ने के लिए तो है, एक्चुअली ये वीडियो है सेल्फ एग्जामिन करने के लिए, खुद को स्वतः एग्जामिन करने के लिए कि मुझे कितना आता है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट करिए, आप कोई भी रेफरेंस बुक रखती है उनको पढ़िए, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखिए, वीडियो पॉज करिए, सवाल पढ़िए, आंसर अपने मन में सोचिए और उसके बाद वीडियो से देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको आंसर दिया जा रहा है। ये हो सकता है तुक्का भी सही निकल जाए आपका, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपनी अप्रोच को सही करना है। यदि आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आपकी अप्रोच है, वही तरीका है तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो आप वो सीखिए, ठीक है। चलिए ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा मैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारे टोटल 22 क्वेश्चन में आ रहा है। वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान लिखिए। एयर के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है। अब देखो कंफ्यूज कहां पे होता है लोगों को, पहले तो पराविद्युत से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको समझ लेते हैं पराविद्युतांक। क्या समझ लेते हैं, पराविद्युतांक। ये पराविद्युतांक वाली बात नहीं है, यानी वो समझ लेते हैं इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। पराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है, जहां पर हवा में भी चार्ज बहना चालू हो जाए, वायु में भी क्या जाए, चार्ज आ जाए, ठीक है। जैसे वो बिजली गिरती है ना बरसात के दिनों में,
काफी बिजली कड़क रही होती है, बादलों के अंदर टकराहट की वजह से खूब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज पैदा हो जाता है। और हाई वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज पैदा होता है कि, या ऐसे कह दो इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र पैदा होता है कि एयर में भी चार्ज चलना चालू हो जाते हैं और एयर भी आयनित हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, हवा के पार्टिकल्स में भी आयंस घूमना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने से ऐसा हो सकता है, उसको हम पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं होता, ये हर विद्युत क्षेत्र पे नहीं होता, ये किसी एक स्पेशल वैल्यू के बाद ही होता है। ठीक है, उस स्पेशल वैल्यू को बोलते हैं पराविद्युत सामर्थ्य। तो कहीं ना कहीं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहली बात है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। देखो यहाँ पे वोल्ट है तो ये वोल्टेज की बात चल रही है, विभव की बात चल रही है, और ये वोल्ट पर मीटर है, ये वोल्ट की बात चल रही है, और ये वोल्ट पर मीटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा कोई आंसर ही नहीं होता है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था। ये जो है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि ये जो आपका फोर्स लगता है कब, जब दो वायर्स हो, ऐसे दो कंडक्टर हो, दो चालक हो, उनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस हो और उनके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर करंट बह रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का है। किसका है? व्हीट स्टोन ब्रिज का है ना, समझ गए होंगे, नाम से दिख रहा होगा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मेन ऑप्शन पहले पॉइंटों के नाम देता हूं, ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखना, व्हीट स्टोन ब्रिज में एक कंडीशन बनती है। उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर और यहां पर जहां गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, दो पॉइंटों के बीच में है ये गैल्वेनोमीटर, इन दो पॉइंट पर विभव यानी पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है यानी, ठीक है, बी पर भी जितना विभव आ रहा है, जितना पोटेंशियल आ रहा है, उतना डी पर भी आता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में या कहीं पे भी करंट तब जाता है जब करंट जाता है हमेशा हाई से लो वोल्टेज की साइड, क्योंकि यहाँ वोल्टेज बराबर है तो करंट नहीं आएगा। भाई मेरी बात समझे। और उस कंडीशन में, अब ये कंडीशन कब आएगी? जब मैं इसको लिख देता हूं R1, इसको लिख देता हूं R2, इसको लिख देता हूं R3 और इसको लिख देता हूं R4। तो R1 R2 यानी इन दोनों का रेशियो R1/R2, R3/R4, R3/R4, ये दोनों सेम रेशियो में आ जाए, सेम अनुपात में आ जाए। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा बैलेंस है नहीं है? इसने पहले से ही बोल दिया IG 0 यहां पर, IG 0 यानी बैलेंस में, तो यानी हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं सीधा लगाता हूं, R1 में R2 का डिवाइड देता हूं, तो यहां लिख देता हूं 36 और डिवाइड में लिख देता हूं 18। ऊपर R1 है, नीचे R2 है। इधर वाले में चलते हैं, इधर है 10, इधर है R। मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो R बराबर, R को मैं इधर ले जाता हूं, ये ऐसे कर दो, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो R की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई 5। बस ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान से सवाल है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बहुत आसान सवाल बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत शानदार सवाल है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो से जो पहला वाला वीडियो उसको आप देखिएगा, पार्ट नंबर 4 है वो हमारी सीरीज का। उसमें मैंने सब कुछ एकदम क्लियरली बताया था कि जब टेम्परेचर बदलता है तो क्या क्या चेंज होगा। टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर के चेंज होने से रो के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, टाउ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपॉन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रजिस्टिविटी पर, चालकता यानी कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ लिख रखा है मैंने, सब कुछ। ठीक है, आप आराम से उस वीडियो को देखना, सब समझ जाओगे। तो यहां पर है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता के साथ क्या होगा, यानी टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। अब ध्यान से समझना, शुरू यानी 0 केल्विन पर, ये वो टेम्परेचर है जहां पर, यानी मैं सेंटीग्रेड में बदलू तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जहां पर सभी अणु, सभी मोलिक्यूल्स हिलना बंद हो जाते हैं, मोशन नहीं करते, गैस भी नहीं उड़ती, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स भी नहीं चलते, गैस के अणु भी नहीं चलते। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो करंट भी नहीं आएगा,
यानी रजिस्टिविटी हाई हो जाती है और कंडक्टिविटी लो हो जाती है, एकदम एकदम लो, यानी जीरो ही बोल सकता हूं मैं, ठीक है। बट जैसे टेम्परेचर, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूं बस, हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा बेक हो गया। जी चलिए, यहीं पे थे हम, हाँ। अब देखिए मैं पेज लॉक कर देता हूँ, हो गया। थोड़ा सा एक मिनट, पूरे पेज पे ले लेता हूँ, ये ले लो, हाँ। अब मैंने कहा था 0 केल्विन पर, ठीक है, रजिस्टिविटी एकदम हाई हो जाती है, कंडक्टिविटी एकदम जीरो हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, तो करंट भी नहीं आएगा। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉनों के बंध टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बंध टूटेंगे, ऐसे बोलूंगा मैं, यानी बॉन्ड ब्रेक्स होंगे। बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाएंगे, तो करंट आना चालू हो जाएगा, यानी चालकता बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रजिस्टिविटी घट जाएगी। अब इसने कहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, जब तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा? जब तापमान बढ़ जाए तो कंडक्टिविटी यानी चालकता, चालकता बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। अच्छा, अर्धचालकों में भी ऐसा होता है, सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, और इंसुलेटर में भी ऐसा होता है, यानी कुचालकों में भी ऐसा ही होता है। बस ये कि कुचालकों में करंट नहीं आता, ठीक है। घटने का खेल किसमें होता है? चालकों में। तापमान बढ़ने पर चालकों में प्रतिरोधकता घट, चालकता घट जाती है, यानी कंडक्टर की बात चल रही है ना। कंडक्टर में चालकता घट जाती है, यानी कंडक्टिविटी घट जाती है, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आ गई होगी मेरी बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। देखिए ये एक मॉडल पेपर से उठाया था मैंने सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल था। इस समय जो हाँ मुझे लेसन नंबर 1 में डालना था, बट मुझे बाद में मिला तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या कह रहा है देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, कौन सी विद्युत रेखा सही है, यानी इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रही है वो कौन सी सही है, करेक्ट, कौन सी सही है, ठीक है। अब कौन सी सही है की बात बताता हूं मैं, कैसे पता लगाए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी टेढ़ी नहीं चलती, सीधी चलती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा है सीधी चलती है। तो ये देखो तिरछी हो गई, तो ये तो पहले ही गलत है, तिरछी हो गई तो गलत है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये देखो गोले के बाहर से जा रही है यार, गोले के बाहर से जा रही है, तो गोले से क्या लेना देना, इसको कोई लेना देना नहीं है, जबकि होना ही चाहिए कि गोले में से जानी चाहिए, तो ये भी गलत है। अब तीसरे की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी होती है, तो देखो यहां से अंदर घुस रही है, फिर वापस घूम के जरूर ऐसे आई होगी, ये भी गलत है, और कोई चारा नहीं है, तो बच गई कौन सी, तीसरी वाली। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ये करेक्ट है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, एक गोला होता है, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, और ये तभी संभव है जो अंदर जाए वैसे की वैसे बाहर निकल जाए, तो ये एक ही है जो सीधी जाके सीधी निकल रही है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आएगा, तीसरी वाली लाइन सही है। समझ गए मेरी बात, कॉन्सेप्ट वाइज है, समझ जाओगे तो बहुत मतलब फायदा रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 26 पे आते हैं। देखो मैंने क्वेश्चंस जो अभी ले रहा हूं ना मैं, ये वो क्वेश्चन था जिनको मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियो में, यानी चौथी नंबर की क्लास जो है, 4th क्लास जो है, उसके अंदर एकदम बाकायदा ढंग से समझाए, इन्हीं से रिलेटेड मैंने वहां पे क्वेश्चंस दिए थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा घुमा के दोबारा मैं वापस करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में पूछा जाता है। हम आपको पढ़ाते हैं सही सही क्वेश्चंस, वो पूछ लेते हैं थोड़े उल्टे क्वेश्चंस, बस इतना ही फर्क आता है। हम आपको पूछते हैं राम कौन था, वो बोल देते हैं कौन राम था, बस इतना ही घूमता है, इसी में गड़बड़ हो जाती है उनको, भी सर ने तो अलग तरीके से पूछा था, इसने अलग तरीके से पूछा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसी तरीके से एक सवाल है, ये वीआई ग्राफ है, इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि ये ओम का नियम है, ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में मैं फिर आपको बता देता हूं। ओम के नियम में ग्राफ सीधा बनता है, पहली चीज। अच्छा एक और बात जो मैंने आपको बताई थी, ओम के नियम में मैं अपने हिसाब से बताता हूं आपको, पहले यहां बताता हूं। ओम का नियम में जो है ना, मैं बताता हूं वी आई ग्राफ बनता है हमेशा, और जो थीटा बनता है ना भाई, वो आई से बनता है, और आई से जब थीटा बने ना, तो आर की जो वैल्यू है वो उसके ढाल को बताती है, यानी स्लोप को बताती है। ग्राफ के किसको बताती है, स्लोप को, और टेन थीटा को बताती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी नियत होती है। अब सवाल क्या कह रहा है, किसी चालक के लिए दिया गया आईवी ग्राफ चालक का प्रतिरोध होगा, यानी मुझे इस ग्राफ से देखना है, कंडक्टर का एक ग्राफ है, इससे मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। अब थोड़ा गड़बड़ है हमारे में, इसमें मेरे में वी है, इसमें ऊपर आई है, हमारे में यहां नीचे आई है, यहां वी है। लोग डर जाएंगे, बट हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, एकदम एकदम सरल सी बात है,
ध्यान लगाओ अपने कॉन्सेप्ट पर। मुझे जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें थीटा कहां से बन रहा था, आई से, तो मुझे आई से पकड़ना है जो भी पकड़ना है, ठीक है। यहां पर आई है, जब किसने थीटा दिया है बी से, अब ये थीटा है तो ये पूरा 90 बन रहा होगा, तो ये जरूर बचेगा 90 माइनस थीटा, यानी हमारा आपकी बार थीटा नहीं बन रहा, हमारा आपकी बार क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। मुझे प्रतिरोध चाहिए, रजिस्टेंस चाहिए, और रजिस्टेंस को मैं एक्चुअली बोलता हूं टेन थीटा, इस ग्राफ के हिसाब से, हमारे ग्राफ के हिसाब से। बट इस ग्राफ के हिसाब से तो थीटा नहीं आ रहा, 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो मैं देखो थीटा की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, ये मेरा आर हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, कॉट थीटा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर है। आंसर लोग पता है क्या करेंगे, जल्दबाजी में इस ग्राफ के हिसाब से टेन थीटा को सही करके आएंगे, बट बच्चों ध्यान रखो ये ग्राफ वी और आई का ग्राफ है, और थीटा हमेशा आई से बनाना है आपको, इसीलिए ये सवाल दिया था। अब तो समझ में आ गए होंगे आपको, ऑप्शन नंबर ए और बी तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए, ठीक है। एक लंबे तार से आर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन को समझाता है, वो भी स्ट्रेट वायर के साथ, है ना। अब स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला उठाते हैं। सीधे वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो सीधे वायर का है। और यदि ऐसे कोइल हो, कोई कुंडली दे रखी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सेंटर का यानी केंद्र का, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, दोनों जगह डाल देता हूं। दोनों ही कंडीशन में देखो आर नीचे आ रहा, यानी बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, बी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती आर होता है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है आपको बता रखा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, और उस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको, ठीक है, आराम से अच्छे से। तो ऑप्शन ए मेरा गलत आंसर है, ऑप्शन 3 मेरा गलत आंसर है, ऑप्शन 4 मेरा गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर। अब चाहे सीधा तार हो, चाहे कुंडली हो, कॉइल हो, स्ट्रेट वायर हो, एक ही जैसा होने वाला है, ये ग्राफ दोनों पे लागू होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिचालक पदार्थों के लिए सही है, क्या सवाल है। एक अतिचालक पदार्थ के लिए सही है, अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए क्या सही है। अरे यार मैं करेक्ट, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही लिखने में ना, करेक्ट में। सुपर कंडक्टर जो होते हैं ना वो होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक यानी इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, है ना। और इस इफेक्ट को बोलते हैं माइसनर प्रभाव, माइसनर MEISSINER, माइसनर इफेक्ट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, अतिचालक पदार्थ या सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो जीरो हो जाता है मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से यदि इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तो लाइंस है ना इसके अंदर से नहीं जाती, बाहर से निकल के जाती है। चूंकि ये मैग्नेट बनना नहीं चाहता, इसलिए इसकी मैग्नेट बनने की जो प्रवृत्ति होती है, जो मैग्नेट बनने की जो इच्छा होती है, मैं से कहता हूं इसका जो मन होता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी या बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कायम, ये हमेशा नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव यहां पर किस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये तो गलत आंसर है, इसमें भी नहीं, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर सही है। आई मेरी बात समझे, चूंकि इसमें से लाइन जा ही नहीं रही, तो म्यू की वैल्यू भी जीरो ही रहेगी, म्यू आर की वैल्यू जीरो रहेगी, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, काइम पॉजिटिव किसकी होती है, काइम की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। ये दो लोगों की हो सकती है, एक हो सकती है ये डायमैग्नेटिक की, सॉरी पैरामैग्नेटिक की, पैरा जिसे आप अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और एक इसे बोल सकता हूं मैं फेरोमैग्नेटिक, फेरो जिसे आप लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बस इसमें जो होती है इसकी वैल्यू कम होती है, कम लेस वैल्यू होती है, यानी जैसे 1 2 3, और जिसके अंदर हाई वैल्यू होती है, हाँ यानी जैसे 50 80 ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट 28 पे बात करते हैं। आर के सिरों पर विभव पतन ज्ञात करो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आर। आर पे मुझे वोल्टेज निकालना है, यहां पर ये रहा। वोल्टेज निकालने के लिए मुझे करंट चाहिए, सीधी सी बात है, करंट। अब देखो पहले मैं करंट निकालता हूं, वोल्टेज की बराबर वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर, यही होगा वोल्टेज, इस वी को मैं ये लिख सकता हूं I इंटू आर। अब I कैसे निकालूं, चलो I की बात करते हैं। I के बारे में हम ऐसे समझते हैं,
या तो आप ओम का लो निकाल लो, वो क्या किरचॉफ लो लगा लो, बहुत बहुत आसान सी बात है, किरचॉफ लो लगा लो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। मैं पहले एक तरीका बताता हूँ। आई निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज। वोल्टेज आपका क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, और टोटली क्या होना चाहिए आपका, रेजिस्टेंस होना चाहिए। टोटली क्या होना चाहिए, टोटल ही आपका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, टोटल जितना भी आर आपके पास है। तो टोटल वोल्टेज यानी बैटरी ई है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में देखो एक रेजिस्टेंस तो बैटरी वाला है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, एक रेजिस्टेंस ये भी है, और दोनों श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस में आएगा आर प्लस आर। ये तो मेरा करंट है, और ये मेरा इस जो वोल्टेज निकालने के लिए जो आर है वो मेरा आर अलग से है। ये मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा यार सर ये तो मुझे समझ से ही बाहर है, कैसे किया, तो आप किरचॉफ का लॉ लगा लो, क्या दिक्कत है। मैं किरचॉफ लॉ लगा के दिखाता हूँ, इसको घुमाओ चक्कर को। कैसे निकालेंगे, पहले आई आर निकालेंगे। यहां से करंट गया, मैं भी ऐसा ही मान लेता हूं अपना चक्कर। तो आई जो जा रहा है वो ऐसे जाके आर में जाएगा, तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा आई इंटू आर, घूम कर जब आगे आएगा तो यहां पर आएगा, इसको मैं लिख देता हूं आई इंटू स्मॉल आर। और बैटरी मैं घूम कैसे आ रहा हूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बैटरी मेरी प्लस की रह जाएगी। आई कॉमन आ जाएगा, आई प्लस आर बराबर ई, और आई की वैल्यू आ जाएगी ई आर प्लस आर। देखो ये आ रहा है आई की वैल्यू ऊपर, देखो मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज बराबर आई इंटू कहाँ पे चाहिए, इस आर पर चाहिए, रेजिस्टेंस पे, तो आई इंटू आर, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा ई आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। सेम वही आ रहा है, तो आप किरचॉफ लॉ लगा लीजिए या कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, या आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गतिशीलता। यार क्या ही सवाल आ रहे हैं, देखो मतलब जिसने पहली वाली क्लास देखी होगी ना वो सब क्वेश्चन कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने सब चीजों का एकदम खुलकर समझाया हुआ है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ कहाँ है, वोल्टेज का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है, कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, बदलने की क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, सब बता रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे। गतिशीलता निर्भर करती है, मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। अब फॉर्मूले के हिसाब से तो म्यू जो होता है वो अपन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम चार्ज से बदल सकते हैं, यानी अपन वेग पे डिपेंड करेगा, सीधी सीधी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने एक बार लगा दिया, वो फिक्स हो गया, तो अपन वेग चेंज तो गतिशीलता चेंज यानी मोबिलिटी चेंज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेना देना है, टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यानी सीधा सीधा लेन देन किस पर है, टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात, ये जो टेम्परेचर का असर आ रहा है ये अलग अलग आता है, यानी कंडक्टर के लिए अलग है, चालकों के लिए अलग है। मैं जो बता रहा हूँ वो चालक की बात चल रही है। सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक के केस में अलग होता है। अर्धचालक के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, यानी मोबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। यानी मटेरियल कौन सा है इस बात पे भी डिपेंड है करेगी ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए तो मेरा करेक्ट आंसर है ही, ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। वोल्टेज पर, वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं, कितना ही वोल्टेज लगाओ, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा ही है, किसी का बाप उसको कम नहीं कर सकता, तो ये मेरा गलत आंसर है, ऑप्शन ही नहीं है, और ये तो है नन है। सॉरी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, मार्कर ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 है, 23 30 पे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता किस पे निर्भर करती है। अब धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला मैं बताता हूं, आपने कभी टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें आता है C5 बराबर NIAB। गैल्वेनोमीटर में पढ़ना आराम से, ठीक है। और ये होता है 5/I, धारा सुग्राहिता इसको बोलते हैं, NAB और C। ये मेरा आंसर होगा। अब किस किस पे डिपेंड करता है ये देखना है आपको, और ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लूं। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही लग गया होगा, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से ये है। अब इसको बोलते हैं धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं, 5/I। करंट सेंसिटिविटी की बात चल रही है ना, कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते हिंदी बोल देता हूँ तो अंग्रेजी को थोड़ा भूल जाता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। करंट सेंसिटिविटी, अब देखो करंट सेंसिटिविटी है ना वो सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी समानुपाती है नंबर ऑफ टर्न्स के। फिर एरिया, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एरिया के समानुपाती है।
मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती है, और सबसे बड़ी बात है ऐठन नियतांक के यानी टॉर्सनल कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती है। अब एरिया जो आपने एक बार कुंडली बना दी, कोयल बना दी, वो एरिया तो फिक्स हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूं। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, जो चुंबक लगानी है, वो आपने फिक्स कर दी, वो भी फिक्स हो गया, तो इसको हटा देता हूं। आप चेंज क्या कर सकते हैं, फेरो की संख्या चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं, और जो वायर यूज किया है या स्प्रिंग जो यूज किया है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट अलग हो सकता है, ऐठन नियतांक अलग हो सकता है। तो फेरो की संख्या बढ़ने से धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, लेकिन ऐठन नियतांक घटने से यानी टॉर्सनल कांस्टेंट घटने से आपका जो धारा सुग्राहिता है वो बढ़ेगी, यानी जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी। फिलहाल इसने निर्भर पूछा है, बढ़ना घटना नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर 1 फेरो की संख्या की बात आएगी, ठीक है, और ऐठन नियतांक की बात आएगी। फेरो की संख्या से धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, फेरो की संख्या बढ़ेगी तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, बट ऐठन नियतांक बढ़ गया तो धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी घटेगी, ठीक है। अच्छा, करंट पे कोई निर्भर नहीं करता। कई लोग सोचते हैं सर धारा की बात चल रही है, करंट की बात चल रही है, तो करंट पे तो डिपेंड नहीं करेगा। नहीं बाबा, करंट पे कोई डिपेंड नहीं करता, करंट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको मैं काट देता हूं, और ऑप्शन 4 तो वैसे भी कटा हुआ ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्थायी चुंबक किस पदार्थ द्वारा बनाई जाती है? स्थायी चुंबक किस पदार्थ द्वारा बनाई जाती है, यानी परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो मैं कौन सा मटेरियल यूज करूं? परमानेंट मैग्नेट कहां कहां काम आता है मैं बता देता हूं। परमानेंट मैग्नेट काम आता है एक तो वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर, एमीटर में, एमीटर में काम आएगा, गैल्वेनोमीटर में काम आएगा, ठीक है, इनमें काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल में काम आता है, इलेक्ट्रिक बेल में काम आता है, इन जगह काम पे आता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, किस कौन से टाइप के मटेरियल से बनती है? हाँ देखो यहां से थोड़ा सा ही बनाई जाती है ना, किस मटेरियल से बनाई जाती है? तो जनरली ये बनाई जाती है स्टील से, स्टील आ गया। एल्निको, एल्निको मटेरियल से बनाया जाता है, इसमें नाम से पता लगा होगा, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों का मिक्सर होता है, इससे बनाए जाते हैं। कोबाल्ट स्टील, नाम से पता लग गया होगा कि इसमें स्टील और कोबाल्ट, स्टील और कोबाल्ट दोनों का मिक्सर होता है, इनसे बनाई जाती है, इन तीनों मटेरियल से बनाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है और तीनों या दो आ जाते हैं तो वो आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्रोड के कौन से पदार्थ उच्च होते हैं? मतलब सॉरी से मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ पे उपयुक्त होते हैं लिखना पड़ेगा, उपयुक्त, कौन से पदार्थ काम में लेते हैं ना, यानी विच मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर। अब ये ट्रांसफॉर्मर कोर क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट चैप्टर के में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा होता है जिसमें इधर एक कॉइल लगी होती है, इधर एक कुंडली लगी होती है, इसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कुंडली बोलते हैं ना। ये जो कोर होती है, ये जो कोर, इसको बोलते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मर कोर या कोर। ये किस चीज की बनी होती है? देखो ये बनी होती है ट्रांसफॉर्मर स्टील की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के लिए स्टील आता है थोड़ा सा प्योर स्टील से थोड़ा बढ़ के, जैसे अपन थाली वगैरह का जो स्टील होता है ना उससे थोड़ा अलग आता है, ठीक है। एक म्यू मेटल से बनता है, ठीक है, म्यू मेटल। इसमें आपका फेरस प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट प्लस एल्यूमिनियम ऐसे आता है, चारों आते हैं इसमें, है ना। तो म्यू मेटल से बनता है, म्यू मेटल लिखा हुआ है, ये म्यू मेटल, ठीक है। एल्निको से भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, वैसे एल्निको यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। और दो ही ऑप्शन में यूज होते हैं, ट्रांसफॉर्मर स्टील या फिर म्यू मेटल यूज होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आई होप आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे, लगभग आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कवर अप हो जाता है। हमने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं और इस तरीके से ऑप्शंस रखे हैं कि आपका लगभग पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रेपअप हो जाए, अच्छे से वो क्लियर हो जाए, पूरा चैप्टर इसके अंदर आ जाए। आई मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब ये कि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, एक टू जेड समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर का हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ गए। अब बस ये है कि आप अच्छे से पढ़िए और रिपीट कीजिए और साथ में अपने रिवाइज कीजिए, अपने आप का सेल्फ एग्जामिन करिए कि किस प्रकार या कितनी आप में कमी रह गई है, ठीक है। तो नए वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 6, 7, 8 की। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आपको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो नई वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।